आज वार्षिक परीक्षा कक्षा 11 का हिंदी है और यहाँ पर फिर से देख लीजिए, जो यहाँ पर कोड है वो 23 से शुरुआत है। यानी ये जो आपके विद्यालय में अभी कोड आ रहा है, आप लोग कहे थे कि सर जो 23 से शुरुआत हो रहा है ये वाला डालिए, यही कोड का पेपर कक्षा 11 में आ रहा है हमारे स्कूल में। तो बिल्कुल मैं आपके लिए लेकर आ चुका हूँ, रेड कलर का पेपर भी लेकर आ चुका हूँ। यही पेपर आपके विद्यालय में आएगा, 100% पूरा का पूरा प्रश्न दिखा दूंगा, हल भी कर दूंगा। इसलिए चैनल को पूरा सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई। अगर आप चाहते हो कि हिंदी का अन्य विषय का पेपर आए, संस्कृत का भी मैं आपको कक्षा 11 का पेपर दे दूं फिर पहले से ही, पूरा का पूरा 100% आपको मिल जाए। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जितना ज्यादा शेयर करोगे मनोबल मेरा उतना हाई रहेगा और उतना ज्यादा मैं मॉडल पेपर लेकर आऊंगा। अन्यथा दोस्तों एक दिन में 12-12 वीडियो बनाना पड़ता है, पूरा सर दर्द करने लगता है, तो मैं ये काम बंद कर दूंगा। अगर आप अपना लाभ चाहते हो, आपको पेपर मिलते रहे, आप 100% स्कोर करते रहो, तो आप प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहो अपने दोस्तों के साथ, यारों के साथ, जो भी आपके रिश्तेदार हैं सबके साथ, ठीक है। चलो यहां पर क्वेश्चन शुरू करते हैं। कविवचन सुधा के संपादक थे, तो यहां पर कविवचन सुधा के जो संपादक थे दोस्तों वो भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे। गोदान किस विधा की कृति है, तो दोस्तों गोदान जो है वो मुंशी प्रेमचंद की उपन्यास है। अंग्रेजी दैनिक टुडे के संपादक थे, तो ये दैनिक टुडे जो था उसके संपादक कौन थे, भारतेंद्र हरिश्चंद्र थे कि संपूर्णानंद थे कि रामचंद्र शुक्ल थे या मुंशी प्रेमचंद, ये आपको बताना है। आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण घटना है खड़ी बोली में रचना करना, गद्य का आविष्कार, सरस्वती पत्रिका का संपादन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो आधुनिक हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण जो घटना है वह क्या है, खड़ी बोली में रचना। भाई खड़ी बोली में उन्होंने रचना की, तभी तो खड़ी बोली हमारा आगे बढ़ सका, ठीक है। बाकी सरस्वती पत्रिका का भी बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। आदिकाल की समय सीमा है 993 से 1318 तक, 1050 से 1343 तक, सन 199 से 1968 तक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों जो आदिकाल की समय सीमा है वह 1050 से 1375 तक होती है। तो यहाँ पर जितने भी विकल्प हैं वो संवत में होती है, तो यहाँ पर कोई भी विकल्प सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं आपको लगा देना है, ठीक है। और यहाँ पर जो मतलब वो है सही विकल्प जो हो जाएगा, अगर ईस्वी में होता तो 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी मान लिया जाता है मोटा मोटा। इसके बाद आदिकाल का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराज रासो की, परमाल रासो की, प्रियप्रवास की, कमायनी। तो ये दोस्तों आदिकाल का पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो परमाल रासो होगा या तो पृथ्वीराज रासो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर परमाल रासो जो है वो जगनिक ने लिखा है, ठीक है, जो आल्हा खंड जिसे हम कहते हैं। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है, तो ये महाकाव्य यही हो जाएगा आदिकाल का प्रथम महाकाव्य। इसके बाद है रीतकाल के किस कवि ने वीर रस की कविता लिखी, तो दोस्तों वीर रस की कविता किसने लिखी, तो भूषण ने, ठीक है। घनानंद ने क्या किया, पीर के कवि कहा जाता है इनको, इन्होंने मुक्त मतलब जो होता था क्या कहते हैं, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, तो ये रीति मुक्त के थे, ठीक है। तो भूषण ने क्या किया है, वीर रस की कविता लिखा है। अष्टछाप की स्थापना किसने किया था दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे अष्टछाप की स्थापना जिसने किया था वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पे विट्ठल नाथ आई थिंक रियल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन आप देख लीजिएगा एक बार। स्वामी रामानंद के शिष्य थे, तो कबीर दास थे कि तुलसीदास जी थे कि जानकी जायसी थे कि नानक देव। तो दोस्तों ये जो तुलसीदास जी थे इनके गुरु का नाम रामानंद था, यही सही विकल्प हो जाएगा। प्रस्तुत गद्यांश में दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। धर्म का तात्पर्य पूजा पाठ नहीं है, धर्म उन सब कामों की सम्मिष्ट का नाम है जो कल्याणकारी है। अपना कल्याण समाज के कल्याण से अलग नहीं हो सकता। मनुष्य के बहुत से ऐसे गुण हैं जिनका विकास समाज में रहकर ही होता है, और बहुत से ऐसे भोग और सुख हैं जो समाज में रहकर ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए समाज को ध्यान में रखकर ही धर्म का आदेश होता है। तो यहाँ पर इतना पढ़ने के बाद आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया है, बताना है कि धर्म का तात्पर्य क्या है, समाज में रहकर हमें क्या प्राप्त होता है, सम्मिष्ट और कल्याण का अर्थ क्या होता है। अर्थ मतलब लिखना है, सम्मिष्ट मतलब क्या होता है, कल्याण मतलब क्या होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, गद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या आपको करना है। गद्यांश के लेखक की रचनाओं पर प्रकाश भी डालना है, यानी जो गद्यांश है इसके लेखक कौन है और उनकी कौन कौन सी रचना है, इस पर भी आपको प्रकाश डालना है, ठीक है। अथवा करके यहाँ पर है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये अथवा में है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, पूरा का पूरा मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप इसको भी वो कर लीजिएगा। ये गेहूं और गुलाब से आया है, राम वृक्ष बेनीपुरी का है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ठीक है, आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, पद्यांश में दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब लो नसाही अब नो नसई हो, राम कृपा मण निशा निरानी जा सिरानी, जागे फिर न ढसई हो, पायो नाम चारु चिंतामणि,
उर करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, चित कंचन ही कसई हो, परबस जानि हस्यो इन इंद्रिन, निज बस हवै न हसई हो, मन मधुकर पन करी तुलसी, रघुपति पद कमल बसई हो। तो यहाँ पे तुलसी आ चुका है, तो यानी कि पूरी की पूरी आपको पता चल गया कि ये पंक्ति है तुलसीदास जी की। बाकी यहाँ पे है पद्यांश में रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करना है। पद्यांश में उसके बाद आपको तुलसीदास को कौन सी मणि प्राप्त हो गई वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपको रघुनाथ की कृपा से तुलसी को क्या क्या प्राप्त हो गया वो आपको बताना है। तुलसीदास ने क्या प्रतिज्ञा की थी वो आपको बताना है। अथवा करके यहाँ पे भूषण की कविता आ गई है। साज चतुर से न अंग में उमंगधारी सरजा शिवज जंग जिता न चलत है, भूषण बनत नद बिहन नगारन के नदी नद मद गैबरन के रनत है, एल फैल खलक में गैल गैल, एल फैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उसरत है, तारा सो तराने दूरी धारा पे लगत जिम्मे थारा पर पारा पारा वार यू हालत है। ये आपको पूरी पंक्ति दी गई है और इसके आपको क्या कहा गया, 5 क्वेश्चन पूछा गया है जो कि आप देख सकते हैं। पद्यांश की संदर्भ सहित रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। किसके शौर्य का वर्णन किया गया है, युद्ध प्रस्थान के समय पहाड़ों की क्या स्थिति हो जाती है, हाथियों का मद किस प्रकार बह रहा है, नाद उछलत थारा और धूरी धारा का अर्थ लिखना है। 5वां क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है संस्कृत से, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का हिंदी में आपको अनुवाद लिखना है। देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अथवा यहाँ पर अथवा करके भी एक आया है, इसका भी आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो यस्सैव कंदारासु तपस्यन्तः अनेक ऋषियों मनुष्पस्य पराम सिद्धि प्राप्तवन्ता, ऐसे कर करके जो ये पैराग्राफ है इसका आपको हिंदी में अनुवाद करना है। एक बार फिर से मैं आप सभी को याद दिला देना चाहता हूँ कि दोस्तों आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर सब्सक्राइब करो, जाकर के फॉलो करो। वहां पर हम आपसे बात करते हैं डायरेक्टली। अगर आपका कल पेपर है तो आप हमें बता सकते हो कि सर हमारा ये पेपर है, हमको ये पेपर चाहिए। तो अगर मैं यूट्यूब में नहीं अपलोड कर पा रहा हूं तो मैं आपको पर्सनली पेपर भेज दूंगा जिससे आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो जाओ तुरंत सब्सक्राइब करो, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके, ठीक है। अगला यहां पर है निम्न श्लोक की हिंदी में अनुवाद कीजिए। मरुस्थल्याम यथा वृष्टि क्षुधार्ते भोजनम तथा दरिद्रे दीयते दानम सफलम पांडुनंदन, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लौंठवत आत्मत सर्वभूतेषु या पश्यति सह पंडिता। जिसका अर्थ आपको बताना है। अथवा करके है देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुहाति, ऐसा करके आया है। इसका अर्थ आपको लिखना है, वो भी संदर्भ सहित। पूरा का पूरा नंबर आपको लेना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ना है, ठीक है। अथवा फिर यहाँ पर 7 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देना है। डॉक्टर संपूर्णानंद का, राहुल संस्कृतानंद का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, आप अपनी किताब से देख लेंगे। फिर से आपको एक कवि का साहित्यिक परिचय देना है। गोस्वामी तुलसीदास का, कविवर बिहारी का, महाकवि भूषण में से किसी एक का, वो भी आप अपनी किताब से देख सकते हैं। बलिदान कहानी का आपको सारांश लिखना है। अथवा करके आया है आकाशदीप कहानी के आधार पर कहानी के प्रमुख पात्रा का चित्रण कीजिए। तो जो दोस्तों जो आकाशदीप कहानी है उसमें आप देखेंगे कि जो स्त्री पात्र है उसका आप यहाँ पर प्रमुख चित्रण कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अथवा करके है गरुण ध्वज नाम नाटक के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। किसका? गरुण ध्वज नाटक जो है उसके प्रमुख पात्र का आपको चित्रण करना है। इसके बाद आपको निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी 2 के अर्थ लिखते हुए उनका वाक्य प्रयोग करना है। पहला है अंग अंग फूले न समाना, और दूसरा है घी के दिए जलाना, सा है आगे नाथ न पीछे पगहा, अद्दा है 9 दिन चले 2.5 कोस। तो इनमें से किसी 2 का अर्थ लिख करके उनका वाक्य प्रयोग करना है। अंग अंग फूले न समाना उमाना आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके आपको लिखना है। मैं लड़के को पढ़ाया हूं, मैं लड़के को पढ़ाया हूं, इसको आपको शुद्ध करना है, ठीक है। तो इसमें होगा मैंने लड़के को पढ़ाया है, ठीक है। मेरा प्राण संकट में है, इसका हो जाएगा मेरे प्राण संकट में हैं। यह बालक आप प्रतीक्षा में सो गया, तो होगा यह बालक आपकी प्रतीक्षा में सो गया। अधिकांश हिंदी के लेखक निर्धन हैं, तो इसका लिखना है अधिकांशतः हिंदी के लेखक निर्धन हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसमें जो भी हो वो देख लीजिएगा। अगला है करुण अथवा श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। श्लेष अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। सोरठा अथवा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। 13वां है निम्न शब्दों में संधि विच्छेद करते हुए संधि का नाम लिखना है। पावना में हो जाएगा पौधन आना दोस्तों, और ये हो जाएगा बिल्कुल अवधन आ जुड़ करके पौधन आना। यहाँ पर आय आओ जहाँ पर आता है यण संधि हो जाता है, आई थिंक देख लेना एक बार। प्रत्येका का हो जाता है प्रतिधन एका हो जाएगा। स्वागतम हो जाएगा स्वाधन आगतम, ठीक है। अगला है आत्मनः।
आत्मना तथा नमामि शब्द की विभक्ति और वचन आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प आपको लिखना है श्रवण और श्रवण। तो श्रवण मतलब होता है सुनना, श्रवण मतलब होता है कान, जिसे आप कह सकते हैं। तो श्रवण और श्रवण, तो जो आप यहाँ पर देख लेना एक बार, ठीक है। तो सज्जन और दोजन होगा कि कान और भिक्षु होगा, आप देख लीजिएगा। इसके बाद है अम्ब और अम्बु, अम्ब और अम्बु, तो यहाँ पर ये भी दिया गया है, आपको देख लेना है। सही विकल्प का चयन करना है। करी शब्द के सही अर्थ को चुनकर लिखिए। हाथी होगा कि सूंड वाला होगा कि करने वाला होगा या फिर चोर होगा। तो करी मतलब क्या होता है वो आपको बताना है। हंस शब्द का सही अर्थ लिखना है। हंस मतलब क्या होता है, एक पक्षी होता है कि हंसना होता है कि सूर्य होता है कि आत्मा होता है, वो आपको बताना है। तो वैसे तो हंस एक पक्षी का नाम होता है। निम्न शब्द समूहों के लिए एक शब्द लिखना है। जिसका ज्ञान कम हो उसे क्या कहते हैं, जिसका ज्ञान कम हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं कि अज्ञेय कहते हैं कि अनजान कहते हैं कि अक्षम कहते हैं, तो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। रास्ता दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक, ज्ञानी, जानकार, सर्वज्ञ क्या होता है, तो वो होता है पथ प्रदर्शक। अगला है अल्प वृष्टि के कारण किसानों की समस्याओं तथा उनके समाधान के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। तो दोस्तों आप लोग तो किसान घर से हो ही, आप तो इसको कर ही सकते हो। जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो। देखते हैं आज कितने किसान के बेटे हैं वो अपनी हाजिरी लगाएं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो वीडियो को चारों पूरे प्रदेश में, पूरे यूपी के हर क्षेत्र में, हर विद्यालय में बता दो उनको कि श्री गणेश एकेडमी यूट्यूब चैनल दुनिया का पहला ऐसा चैनल है जो आपको एक विषय के 5-5, 7-7 मॉडल पेपर गारंटी के साथ देता है कि इनमें से कोई एक पेपर आपके विद्यालय में पूरा का पूरा आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 प्रश्न यहां से आए 2 वहां से आए, पूरा का पूरा पेपर देता है, ठीक है। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। जीवन में विज्ञान का महत्व, छात्र में अनुशासन का महत्व, तो आप लिख लीजिएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर से मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, शेयर कीजिए वीडियो को, जितना ज्यादा शेयर करोगे मनोबल हाई रहेगा। मनोबल मेरा गिरने मत दो, जिससे आपका लाभ होता रहे, क्वेश्चन पेपर लेकर आता रहूं और 100% आपका मार्क्स आता रहे। तो जल्दी से जल्दी शेयर करो। जय हिंद।